हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। इफ़ यू हैव नेवर ट्राइड हाउ विल यू नो इफ़ देयर इज़ एनी चांस। तो अगर आपने कोई कोशिश की ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई चांस है वो चीज़ होने का या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको यूपीएससी अगर बहुत टफ लगता है तो आप उसके लिए जब मेहनत करोगे, आप रोज़ उसके लिए पढ़ाई करोगे, आप रोज़ उसके लिए डेडिकेटेडली टाइम दोगे, तो ही तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना पोटेंशियल है उस चीज़ को करने का या ना करने का। ठीक है, अगर आपने पहले ही सोच लिया कि ये चीज़ तो मुझसे नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, आपको फर्स्ट इंप्रेशन उसका बहुत डिफिकल्ट लगा और आपने उसको वहीं ख़त्म कर दिया, तो यू विल नेवर नो कि आप उस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग हो सकते थे। इसीलिए ऑलवेज ट्राई दैट थिंग। ठीक है, ऑलवेज गिव टाइम टू दैट थिंग एंड देन गेट टू नो कि आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हो या कितना कम अच्छा कर सकते हो। ओके, विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। देखो, GS1 में हमारे पास आज ज्योग्राफी में से साबरमती रिवर के बारे में हम देखेंगे। देन GS2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी से एंटी ड्रग फंड के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ISIN, ये क्या है, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी नंबर है, ये क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, देन इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच, तो एक एडिटोरियल आया है जिसने कॉम्प्रहेंसिवली, आप समझ सकते हो, सेंट्रल एशिया के रिलेशंस के अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसको डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे CPEC है। एक CPEC क्या है आप सभी को पता होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बाद हम GS3 में से देखेंगे लेपर्ड के बारे में, ठीक है, एनवायरमेंट में से, और GS4 में हम देखेंगे टॉलरेंस को। ओके, तो देखो आज के जो टॉपिक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, एक दो को छोड़ के, तो हम इनको कॉम्प्रहेंसिवली देखते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला हमारा आज का आर्टिकल है रिगार्डिंग साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर के रिगार्डिंग पहले न्यूज़ क्या है उसको देखो। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑफिशियल्स को एक फटकार लगाई है कि आपने यहाँ पे साबरमती रिवर को कितना ज़्यादा पॉल्यूट होने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे साबरमती रिवर के पॉल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी दी थी हाई कोर्ट ने ऑफिशियल्स को, लेकिन यहाँ पे साबरमती रिवर का पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ा है कम होने की जगह। तो 2014-15 से लेकर 2017-18 तक यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ा है, और सेंटर ने यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो ऑफिशियल हैं उनको 200 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे साबरमती रिवर के पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सिचुएशन है काफ़ी वर्स हुई है। ओके, और इसका रूट कॉज बताया जा रहा है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कोई भी इंश्योर नहीं कर पा रहा है, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं कि यहाँ पे रिवर इतनी पॉल्यूट कैसे हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आपके बीच में नेक्सस है क्या इंडस्ट्रीज और ऑफिशियल्स के बीच में। मतलब देखो, जो इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है, वो जाके साबरमती रिवर में मिलता है, जिसके कारण ये रिवर जो है और ज़्यादा पोल्यूट होती जा रही है। तो हाई कोर्ट ने एक डांट लगा के, फटकार लगाते हुए यहाँ के ऑफिशियल्स को ये कहा है कि आप लोगों के बीच में कोई नेक्सस तो नहीं है ऑफिशियल्स और इंडस्ट्रीज के बीच में, कि आप इंडस्ट्रीज को कैसे अलाउ कर रहे हो साबरमती रिवर में वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। ओके, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2019 में भी सेम चीज़ हुई थी। 2019 में एक NGO था जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण समिति। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा समिति। ठीक है, इसने भी ये कहा था कि जो लास्ट का 120 किलोमीटर है रिवर का, गुजरात से जो निकलता है अरेबियन सी की तरफ जो गिरता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड सीवेज के कारण काफ़ी ज़्यादा ये पॉल्यूटेड है। तो अब यहाँ पे साबरमती रिवर के बारे में हम देख लेते हैं। साबरमती रिवर है कौन सी। तो देखो, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये है इंडिया का सेंट्रल इंडिया का मैप। ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये आपको अरावली रेंजेस दिख रही हैं। अरावली रेंजेस में ये वाली जो रिवर उदयपुर से निकल रही है ना, ये उदयपुर से निकलने वाली रिवर, ये जो ब्लू में आपको दिख रही है, ये रिवर है साबरमती रिवर। तो ये राजस्थान से निकलती हुई गुजरात में जाती है और उसके बाद अरेबियन सी में गिरती है थ्रू गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये निकलती कहाँ से, अरावली रेंजेस से निकलती है। उदयपुर इसके ही कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, उदयपुर से ही इसका एक तरह से ओरिजिन माना जा सकता है। राजस्थान और गुजरात में फ्लो
करती है और उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात में होती है, अरेबियन सी में मिलती है। ठीक है, अहमदाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जो इसके कोस्ट पे लाई करती है। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स जो है ना कई बार रिवर्स को लेकर क्वेश्चन पूछती है। ओके, तो यहाँ पे आपको शायद पिछले साल 2019 या 18 में, यहाँ पे शायद 2019 या 20 में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग हम्पी, कि हम्पी कौन से रिवर की कोस्ट पे आता है। तो यहाँ पे बताना था हम आपको कि तुंगभद्रा की कोस्ट पे आता है। ऐसे एक मैच द फॉलोइंग था, मैच द कॉलम था। ठीक है, जिसमें एक साइड पे यहाँ पे सिटीज़ के नाम दिए थे, एक साइड पे रिवर्स के नाम दिए थे। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि यहाँ पे साबरमती रिवर के कोस्ट पे कौन सा आता है, अहमदाबाद आता है, और इसका ओरिजिन होता है उदयपुर से। राइट, इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। ये नेम कहाँ से पड़ा है इसका, साबरमती। एक तो दो रिवर्स यहाँ पे मिलके आई हैं जिससे साबरमती बनती है, एक है सबर और एक है हथमती। इन दोनों रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से, इन दोनों रिवर्स के कॉम्बिनेशन से आप साबरमती रिवर बनी, इसीलिए इसका नाम भी साबरमती है। ठीक है, यहाँ से सबर लिया है और यहाँ से मती लिया है। इसके बाद ये राजस्थान गुजरात में फ्लो करती है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं। अरावली हिल्स से ये निकलती है। ठीक है, और अरावली हिल्स से ये बाउंडेड है, देखो एक ट्रायंगल बनाती है ये। ऊपर अरावली हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे अरावली हिल्स है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अरावली हिल्स आपको मिलेंगी इस साइड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको रन ऑफ कच्छ मिलेगा इस रीजन में, वेस्ट और सदर्न रीजन में रन ऑफ कच्छ, और नीचे गल्फ ऑफ खंबात मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप के साथ यहाँ पे सोर्स जो है ना, इसको आप वत्रक रिवर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी बेसिन पे जो ट्रायंगल बनता है यहाँ पे साबरमती रिवर का, उसी से एक वत्रक रिवर भी निकलती है। तो वत्रक रिवर का एपेक्स पॉइंट भी यहाँ पे ही है। इसके बाद साबरमती जो है अरावली से निकलती है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ देखोगे तो 371 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से कि ये जो एनजीओ था पर्यावरण सुरक्षा समिति, उन्होंने ये कहा है कि इसका 120 किलोमीटर्स जो है लास्ट का जो इसकी रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, इसके जो 120 किलोमीटर है लास्ट लेंथ जो है रिवर की, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो इतना यहाँ पे रिवर की लेंथ है और इतना तो पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ओवरऑल पॉल्यूशन भी है ही। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो अलग अलग टाइप में वेरी करती है। सौराष्ट्र रीजन जो है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी रेनफॉल भी होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वक्कल, हथमती और वत्रक, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सेई। ठीक है, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी याद रख लोगे, ट्रिब्यूटरीज बहुत है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे देखना है, तो फॉर एग्जाम्पल ये रिवर ऐसे चल रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी रिवर चल रही है मतलब इसका फेस इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, इसका लेफ्ट हुआ ये, और इसका राइट हुआ ये। तो इस साइड पे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ऐड होंगी वो सारी लेफ्ट बैंक होंगी, और इस साइड पे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट बैंक होंगी। ठीक है, समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये चीज़ रह गई। अगर हम ये मैप देख रहे हैं ना तो पूरा ही देख लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि साबरमती रिवर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो और भी जो रिवर यहाँ पे दी हुई हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो नर्मदा के बारे में दिया हुआ है, तापी के बारे में, और एक माही रिवर के बारे में भी दिया हुआ है। तो देखो ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही निकलती है कौन सी, एक तो ये निकलती है नर्मदा और एक ये निकलती है तापी। ठीक है, अब ये तापी एक कॉर्नर में एक आता है यहाँ पे बेतुल यहाँ पे आता है कहीं, तो यहाँ से निकलती है ये तापी। ये देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से निकल रही है ये तापी, इधर नहीं इधर आता है ये बेतुल आता है, और ये आता है अमरकंटक जहाँ से ये निकलती है अनूपपुर में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के ये पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है नर्मदा रिवर, और यहाँ से निकलती है आपकी यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर अनूपपुर अमरकंटक से, और यहाँ से निकलती नीचे से तापी रिवर बेतुल साइड से। ठीक है, दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि साबरमती भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके साथ में एक ही रिवर भी देख लो, ये है माही रिवर। ठीक है, माही रिवर या विंध्या रेंजेस से निकलती है। तो विंध्या रेंजेस कहाँ है, उसके बाद सतपुड़ा रेंजेस कहाँ है, उसके बाद नर्मदा कहाँ है, तापी कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे इस तरह से ये है विंध्यास। ठीक है, विंध्यास माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ पे ये है सतपुड़ा। ठीक है, और इनके बीच में रिफ्ट वैली के थ्रू बनाती है नर्मदा रिवर, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली। ठीक है, तो समझ गए, इस तरह से काम होता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक था रिगार्डिंग लेपर्ड्स। तो जो लेपर्ड्स है ना, यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेपर्ड के बारे में जानना। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीमेल लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया था मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, और इसको अब यहाँ पे रिलीज़ किया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में लाके इसको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था, इसका ट्रीटमेंट हुआ था। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा लेपर्ड के बारे में। ठीक है, लेपर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, लेपर्ड जो है यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम जो है पंथेरा पारदस है। ठीक है, ये जो है शेड्यूल 1 में आती है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसकी शेड्यूल 1 में आती है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है लेपर्ड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिला हुआ है इनको। ठीक है, उसके बाद आईयूसीएन रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि हर स्पीशी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि कितना उनको प्रोटेक्शन चाहिए उस बेसिस पे। तो उस बेसिस पे लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा 9 सब स्पीशीज हैं लेपर्ड की। ठीक है, 9 सब स्पीशीज हैं लेपर्ड की, और ये जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है अफ्रीका और एशिया रीजन में। ठीक है, अभी रिसेंटली स्टेटस ऑफ लेपर्ड आया था, एक रिपोर्ट आई थी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। तो ये सेंसस हुआ था लेपर्ड का। ठीक है, और ये टाइगर सेंसस के साथ ही होता है हर 4 साल में। ठीक है, उसी तरह से लेपर्ड सेंसस हुआ पहली बार। ठीक है, अब ये 4 साल में, हर 4 साल में होगा। 2018 का ये स्टेटस रिपोर्ट थी, जिसमें ये देखा गया कि 60% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन काउंट में। तो 2014 के हिसाब से, 2014 से आप कंपेयर करके देखो, तो उस हिसाब से 2018 तक 4 सालों में 60% इंक्रीज हुआ है लेपर्ड की पॉपुलेशन में। और जो लार्जेस्ट नंबर जहाँ पे देखे गए हैं लेपर्ड के, वो है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। देखो, इन्हीं रीजन्स में टाइगर की पॉपुलेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं लेपर्ड्स। ठीक है, अब इसका रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेंगे, देन वेस्टर्न घाट्स में भी है, शिवालिक्स और गैंगेटिक प्लेन्स में है, और नॉर्थ ईस्ट हिल्स में है। तो ये जो रीजन है, इनमें आपको ज़्यादा लेपर्ड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि लेपर्ड और चीता, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, लेपर्ड और चीता, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनिज्म, 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये क्या डिफरेंस है, आप ज़रा पता करके आना कल। ठीक है, फिर मैं कल बताऊंगी आपको कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है, आप देख के एकदम पहचान नहीं पाते हो लेपर्ड और चीता में डिफरेंस क्या है। कल मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ पे वन विहार की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे बोला गया कि वन विहार में लाके इस टाइगर का, इस लेपर्ड का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया था। तो वन विहार नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं। तो यह है एमपी का मैप, जिसमें अलग अलग नेशनल पार्क्स बताए गए हैं। यहाँ सेंटर में आप देख रहे हो वन विहार नेशनल पार्क है, जो भोपाल में पड़ता है। ठीक है, भोपाल में ये पड़ता है। तो यहाँ पे वन विहार नेशनल पार्क, ये जो है भोपाल के बड़ा तालाब के पास में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ इसी के पास में एक भोजताल वेटलैंड है, जो कि एक रामसार साइट भी है। तो एमपी की इकलौती रामसार साइट जो है वो भोज वेटलैंड है, जो कि इसी वन विहार नेशनल पार्क के पास पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, एक जू भी है, एक रेस्क्यू सेंटर भी है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, और एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस नेशनल पार्क में। और ये ओनली प्लेस है सेंट्रल इंडिया की जहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, सर्कस से रेस्क्यू करते हैं, जूस जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, या फिर जहाँ पे भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ से टाइगर्स को, लायंस को, बियर्स को, इन सभी को रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये कोऑर्डिनेटिंग जू के फॉर्म में भी इसको डेवलप किया जा रहा है, डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, बारासिंगा के लिए, बारासिंगा इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वल्चर्स के लिए, तो वल्चर्स और बारासिंगा के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग जू के फॉर्म में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे थोड़े नेशनल पार्क्स भी देख लो। तो देखो, ये पन्ना नेशनल पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क इस साइड पे पड़ता है। ऊपर पड़ता है माधव नेशनल पार्क, ये ग्वालियर साइड पे पड़ता है। इसके अलावा ये अरावली रेंजेस है, जिसके बाद विंध्यास आती है, और उसके बाद आती है सतपुड़ास। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क यहीं पे पड़ता है। ठीक है, नर्मदा वैली के नीचे। और यहाँ पे एक फोसिल नेशनल पार्क भी है। ठीक है, फिर एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और यहाँ पे एक पड़ता है संजय दुगरी नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक मैकल रेंजेस हैं, महादेव रेंजेस हैं, गवालीगढ़ रेंजेस हैं, और राजपीपला, ये सारी यहाँ पे रेंजेस हैं। ये कान्हा नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, और पेंच नेशनल पार्क भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैप ज़रूर देखा करो। जब भी आप नेशनल पार्क्स पढ़ते हो, तो एक बार मैप उठा के देख लिया करो। एटलस में एक अलग से पेज दिया हुआ है नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व का, तो उस मैप को ज़रूर देखा करो। जब भी आप कुछ पढ़ते हो, एटलस को रेफर ज़रूर किया करो। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो देखो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नंबर न्यूज़ में था। तो ये क्या है, ISIN, ठीक है। तो ये 12 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड है, तो याद रखना अल्फा न्यूमरिक, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं इसमें, ठीक है। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि नाम बता रहा है सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। तो किसी भी देश की स्पेसिफिक सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने का काम करता है ISIN, ठीक है। यहाँ पे हर कंट्री की एक रिस्पेक्टिव नेशनल नंबरिंग एजेंसी होती है जो कि इसको अलोकेट करती है इस नंबर को। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है इस नंबर के थ्रू, जैसे कि कोई भी बॉन्ड है, कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी बॉन्ड है, कोई सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसकी क्लियरिंग, उसकी सेटलमेंट, ठीक है, उसके ऑथेंटिफिकेशन को, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्ड करके रखा है ऐसे बॉन्ड्स को, ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे सिक्योरिटीज़ को, उनका भी यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन होता है थ्रू दिस ISIN नंबर, ओके। और ये जो है ISIN कोड जो है, ये ओनली कॉमन सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इकलौता ऐसा नंबर है जो सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड भी है, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट की बात करें तो देखो इस तरह से फॉर्मेट होता है। ये होता है कंट्री कोड, जैसे कि हमारा IN है, इंडिया का IN है, तो कंट्री कोड ये हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी स्पेसिफिक कोड होता है। तो ये आपको जो भी कंट्री की नोडल एजेंसी है, जो नंबरिंग एजेंसी है, वो यहाँ पे इस नंबर को एलोकेट करती है। और आखिरी में होता है ये चेकिंग नंबर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक नंबर है 12 डिजिट का, 12 डिजिट अल्फा न्यूमरिक कोड है ये, ओके। आगे बात करते हैं। देखो ये एक एडिटोरियल है सेंट्रल एशिया आउटरीच के बारे में। तो सेंट्रल एशिया और इंडिया के किस तरह से रिलेशन हैं उसकी बात यहाँ पे करेंगे हम। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ साथ कॉकेशस जो रेंजेस हैं उसकी बात भी करेंगे। तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, पहले ये देखो ये है कजाकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ये है तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रीज हो गई पहले तो। और उसके बाद यहाँ वाले रीजन में कौन कौन है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज ये और 5 कंट्रीज ये, इनकी लोकेशन ज़रूर देख लेना। ये दोनों कैस्पियन सी से अलग होती हैं, ठीक है। तो कैस्पियन सी को बॉर्डर दोनों करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अरल सी की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और ब्लैक सी से क्या लोकेशन का क्या है, किसको कौन सी कंट्री को ब्लैक सी टच करती है, तो सिर्फ जॉर्जिया जो है उसको टच करती है, ठीक है, इन 8 में से। अब देखो सेंट्रल एशियन जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अपने रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे पूरी यहाँ से शुरुआत से मैं आपको इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस किस तरह से बदले, किस तरह से इवॉल्व हुए, इसको समझा रही हूँ। तो अब देखो यहाँ पे किस तरह से हुआ था। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स लिखती जाऊंगी। कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे आपको नोट्स बनाने के लिए क्या नोट्स बनाने आपको समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखती हूँ ना, आप उनको अपने नोट्स में इंक्लूड किया करो, क्योंकि कीवर्ड्स ही आपको मार्क्स दिलाते हैं मेंस में, ओके। तो देखो शुरुआत हुई थी पहले जब USSR था, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जो 5 कंट्रीज़ की मैंने बात की ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पांचों USSR का पार्ट हुआ करती थी। और USSR के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अच्छा थोड़ा और पीछे जाते हैं तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया में देखें तो कुशान्स जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। उसके बाद मिडाइवल इंडिया में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम रूलर्स जो थे वो भी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। उसके बाद आते हैं हम मॉडर्न इंडिया में। तो मॉडर्न इंडिया की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो रिलेशन थे USSR के साथ वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। USSR कौन सा था, सोवियत यूनियन जो था, ये USSR जो था इसके साथ हमारे इसलिए अच्छे रिलेशन थे क्योंकि हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। और आपको अगर याद होगा तो एक वॉर थी जिसमें कि USSR हमारे सामने आ गए, मतलब USSR हमारी हेल्प के लिए आया था जब अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे USSR वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। इसीलिए ये पांचों कंट्रीज़ के साथ भी हमारा एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा था। हालांकि ये कंट्रीज़ हमारी एक्सटेंडेड नेबर में आती हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड नेबर यानी कि इमीडिएट नेबर नहीं है, एक्सटेंडेड नेबर है। इमीडिएटली हमारी बॉर्डर इनके साथ नहीं लगती है, ये हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ इन 1991-92, तो यहाँ पे USSR काफ़ी ज़्यादा वीक, जो USSR से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी कंट्रीज़, जो अलग अलग कंट्रीज़ बनी USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद, वो कंट्रीज़ काफ़ी वीक थी, ठीक है। जैसे कि ये 5 कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई उसके बाद। इसके अलावा रशिया जो मेजरली USSR को रिप्रेजेंट करती थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे इसको, इकोनॉमिक क्राइसिस थे इसके पास, ठीक है। और हमारा पहले जो सपोर्ट सिस्टम था USSR वो बिखर चुका था। तो इंडिया का यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ, और इंडिया ने बायलैटरल टर्म्स पे जो इमीडिएट नेबर्स है ना उन पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। और एक तरह से इंडिया भूल गया
कि इंडिया की ये यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो कंट्रीज़ बनी है उनके साथ भी इंडिया को कुछ रिलेशन बनाना है। इंडिया खुद ये भूल गया, क्योंकि ये 5-6 कंट्रीज़ जो बनी थी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ बनी, लेकिन इन 5 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये कंट्रीज़ अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। तो इंडिया ने सोचा कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग की ज़रूरत है, इसलिए इंडिया ने इमीडिएट नेबरहुड में यहाँ पे रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया और एक्सटेंडेड नेबरहुड को एक सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारा इन्वॉल्वमेंट वापस से स्टार्ट हुआ सेंट्रल एशिया के साथ, और स्पेशली जब चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा सेंट्रल एशिया में, और हमको पता था कि चाइना इज़ नॉट अ वेल विशर ऑफ अस। तो यहाँ पे चाइना जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा, यहाँ के डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे करने लगा, तो हमको समझ में आया कि नहीं, ये सेंट्रल एशिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकती है, रीजन हो सकता है हमारे लिए। तो यहाँ पे इंडिया ने एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी 2012 में, और उसके अंतर्गत ये एम था इंडिया की गवर्नमेंट का कि जो सेंट्रल एशिया से हमारा टच लूज हो गया है हम उसको वापस पाएं। ठीक है, अब इस पॉलिसी में कई सारे सेगमेंट्स थे, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना था, पॉलिटिकल कोऑपरेशन था, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन था, एजुकेशन था, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन था, ये सारी चीज़ें थी। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। पहला तो सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ठीक है, और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस एरिया का, क्योंकि देखो ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। तो आप एक तरह से इसको गेटवे टू यूरोप भी मान सकते हो इंडिया के लिए। ठीक है, तो गेटवे टू यूरोप भी हो सकता है ये इंडिया के लिए। यूरोप का मार्केट हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द मार्केट ऑफ सेंट्रल एशिया। ओके, इसके अलावा ये हमारा इमीडिएट नेबरहुड नहीं है, ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कनेक्टिविटी हमारे बीच में ज़रूर बन सकती है जो हमें सीधा यूरोप तक ले जा सकती है। ठीक है, तो ये तो मेनली बात हो गई हमारी कनेक्टिविटी वगैरह की। अब आते हैं हम इस न्यूज़ आर्टिकल पे या फिर इस एडिटोरियल पे। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जब से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया है तब से जो जियो इकोनॉमिक्स है और जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं वो बढ़ गए हैं। किस तरह से, क्योंकि देखो अफगानिस्तान के साथ पहले हम कनेक्टिविटी चाहते थे, हमारा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, आप सभी को पता होगा। यहाँ का सलमा डैम हमने बनाया, यहाँ का दिलाराम जरांज हाईवे हमने बनाया है, यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने रेनोवेट की है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वो सारा गया पानी में तालिबान के आने से। तो जियो इकोनॉमिक कंसर्न भी हो गए और जियो स्ट्रेटेजिक भी हो गए, क्योंकि हम चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारी साइड पर रहे, एक तरह से हमारा इमीडिएट नेबर ही है अफगानिस्तान, तो इसीलिए हम चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारी साइड पर रहे। लेकिन तालिबान के आने से ये सारी चीज़ें, ये जो सारा रिलेशनशिप था ये पूरा बिगड़ गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान में अभी हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं, और यहाँ पे $200 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट हमने प्रोवाइड किया है किर्गिस्तान को, इनके हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए हमने उनको यहाँ पे लोन दिया है $200 मिलियन का। और यहाँ पे एक सीका की मीटिंग हुई थी। सीका क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ समझ सकते हो आप। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे समझ सकते हो। इसकी मीटिंग के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे। ओके, इसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई। यहाँ पे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके रिगार्डिंग बात हुई कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पे डेट ट्रैप में फंसा रहा है चाइना सभी को। इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी यहाँ पे गड़बड़ा सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान यहाँ पे फैला रहा है, ये सारी बातें हुई यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे काउंटर पार्ट से भी मिले जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर के। तो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे रशिया के, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी के जो काउंटर पार्ट्स थे उनसे भी मिले। ठीक है, अर्मेनिया के साथ हमारा पहली बार इतना अच्छा रिलेशन हुआ है कि पहले बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर अर्मेनिया गए हैं। ठीक है, पहला कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जो कि अर्मेनिया विजिट पे गया है। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अर्मेनिया के साथ। यहाँ पे हमने बात की कि हम किस तरह से अपने कल्चरल रिलेशंस को एक्स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है ना बहुत काम करती है इस रीजन में। ठीक है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है यहाँ पे इस रीजन में, तो यहाँ पे कल्चरल रिलेशंस के थ्रू हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा नगोर्नो काराबाख रीजन जो है, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है टेरिटरी को लेकर, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे इंडिया ने कहा कि इसका अगर पीसफुली इसका कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा।
ठीक है। इसके अलावा तालिबान की भी बात की कि तालिबान की अफगानिस्तान में जो सुप्रीमेसी बढ़ती जा रही है उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमको भी और हमारे पूरे रीजन को। और इस तालिबान के आने से ये तो समझ आ गया कि जो SCO बना था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, वो किसी काम का नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो जितने भी मेंबर्स हैं ना वो अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं, रीजन का फ़ायदा कोई भी नहीं देख रहा। तो ये एक तरह से सिर्फ कहने को ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो कॉम्प्रहेंसिवली पूरे जो भी आसपास की हमारी चीज़ें चल रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में रिगार्डिंग सेंट्रल एशिया और जो इमीडिएट नेबरहुड है उसको लेकर यहाँ पे बात की हुई है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई थी 2012 में। लेकिन ये इस पॉलिसी के थ्रू हम चाहते थे कि हम जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा पाएँ, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ा पाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? पाकिस्तान के बैरियर्स के कारण। क्योंकि देखो पाकिस्तान से होके ही आपने देखा होगा मैप में भी कि पाकिस्तान के से होकर ही यहाँ पे सेंट्रल एशिया की तरफ हम जा सकते हैं। ये देखो, ये है इंडिया। ठीक है। यहाँ पे ये मैप गूगल से उठाया इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये है इंडिया और ये है यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आएगा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद आएगा सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे हमको पाकिस्तान से होके गुजरना पड़ेगा क्योंकि हम चाइना से होके तो गुजर नहीं सकते, चाइना कोई एक्सेस देगा भी नहीं और चाइना के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। और पाकिस्तान भी एक ऐसी कंट्री है जो हमको यहाँ पे राइट टू पासेज नहीं दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमको पास होने का, इसके टेरिटरी के थ्रू पास होने का राइट हमको नहीं दे रहा है और बैरियर्स कंटिन्यूसली लगाता रहता है। तो ये बैरियर्स के कारण हमारी जो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी पॉलिसी थी वो उतनी काम नहीं कर पाई। ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर CPEC भी बना रहा है। CPEC के बारे में एक और न्यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि एक और वायलेशन है इंडिया की सॉवरेनिटी का एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये POK से निकलता है। ठीक है। और POK अभी भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे CPEC भी एक इशू है। उसके अलावा चाबहार पोर्ट जो हमने बनाया है, डेवलप किया है, उसकी भी हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईरान के साथ सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ठीक है। US ने, तो ईरान के साथ हम डायरेक्टली यहाँ पे इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक नुकसान हो रहा है हमको। तो यहाँ पे लास्ट में ऑथर कहते हैं कि हमको रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे एक या दो कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, हमको इसकी तरफ और ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हम यहाँ पे बिल्कुल इमीडिएट नेबर्स में लगे हुए हैं, जो गलती हमने पहले करी हमको वो गलती नहीं करनी है, हमको एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चाइनीज सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और तालिबान जो अफगानिस्तान इसके पास में पड़ता है। तो अफगानिस्तान के साथ अगर अच्छे रिलेशन बनाने हैं, अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं होने देना है, तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया हमारे काम का रीजन साबित हो सकता है। इसलिए सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। ओके। ये था पूरा एडिटोरियल। आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, एनालाइज इंडियाज रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे आपको अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू इसको एनालाइज करना है। ठीक है। इकोनॉमिकली क्या रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल क्या रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोशल यानी कि सॉफ्ट पावर के फॉर्म में क्या रिलेशन है। इस तरह से आपको अलग अलग डायमेंशंस में इसको देखना है। ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ एंटी ड्रग फंड फॉर डी एडिक्शन। मिनिस्ट्री ने ये कहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने कहा है? पहली बात तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि डी एडिक्शन के लिए ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ रही है, ड्रग्स का यूसेज बहुत बढ़ रहा है। इसके लिए डी एडिक्शन के लिए आप एंटी ड्रग फंड को यूज़ करो। तो देखो, सबसे पहले वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। 2021 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है जिसमें ये पाया गया कि ग्लोबली लास्ट ईयर लगभग 275 मिलियन पीपल ने यहाँ पे ड्रग्स को यूज़ किया था, जिसमें से 36 मिलियन पीपल जो थे वो ड्रग डिसऑर्डर का यहाँ पे शिकार हो गए थे। इसके बाद यहाँ पे कैनबीस का यूज़ काफ़ी बढ़ गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। नॉन मेडिकल यूज़ जो था फार्मास्यूटिकल इन ड्रग्स का, ये भी बहुत बढ़ गया। इसके बाद यहाँ पे 5.5% जो टोटल पॉपुलेशन है 15 to 64 ईयर्स की, उसने कम से कम एक बार यहाँ पे ड्रग्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद 11 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्रग्स को इंजेक्ट किया है। ठीक है। जिसमें से आधे हेपेटाइटिस C के शिकार भी हैं।
उसके बाद यहाँ पे ओपियोइड्स जो हैं वो लार्जेस्ट बर्डन है डिसीज़ का, डिसीज़ लिंक्ड टू ड्रग्स अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं वो मेनली ओपियोइड कंजप्शन से होते हैं। तो ये हमने देखा कि ड्रग्स की क्या सिचुएशन है ग्लोबली। ओके, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अभी देखो ड्रग्स का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्यन खान का केस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कल हमने यहाँ पे कॉन्शियस पोजेशन की बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपके पास ड्रग्स मिलते हैं या फिर अगर कमर्शियल क्वांटिटी में मिलते हैं उसके अलग अलग पेनल्टीज़ हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया है कि पहली बात तो ये मिनिस्ट्री कंसिडर कर रही है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर ड्रग्स मिलते हैं तो उसको पेनलाइज ना किया जाए, इंस्टीड जिसके पास वो ड्रग्स मिले हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए, ठीक है, उनको यहाँ पे सुधार करने की कोशिश की जाए। पहली ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर हो रही है, एनडीपीएस एक्ट में ये अमेंडमेंट करने की कोशिशें चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कहा है कि एडिक्शन के लिए, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए आपको जो फंड्स की ज़रूरत है उसको आप इस एंटी ड्रग फंड से निकालो। ये एंटी ड्रग फंड का नाम क्या है? इसका नाम है, ये देखो, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। ये फंड एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत बना था 1985 में। इसके अंदर अभी सिर्फ 23 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है। इसके ये मिनिस्ट्री कह रही है कि आप भी इनको तो यूज़ करो, फिर हम और पैसे डालेंगे। तो ये फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ 1985 में बना था एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें अब देखो थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो एक तो नशा मुक्त भारत अभियान, ये कैंपेन चलाया है, या फिर ड्रग फ्री इंडियन कैंपेन भी बोल सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, इन सब के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है ड्रग डिमांड रिडक्शन का, जो 2018 से 25 तक के बीच में है। इसमें भी रिहेबिलिटेशन की कोशिश करेंगे कि प्रिवेंट कर पाएँ ड्रग अब्यूज़ को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसके अलावा एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है और एक नेशनल फंड है कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ का, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि इंडिया में इतना ड्रग अब्यूज़ क्यों बढ़ रहा है, उसमें एक कारण ये भी है कि हम बीच में पढ़ते हैं, रूट में पढ़ते हैं गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के। ये जो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है ये मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपियम, हशीश, ये सब कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन आता है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आता है? बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो, यूएस जो है वो सबोटेज करने की कोशिश कर रहा है सीपैक को, ये कह रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के इमरान खान के जो एक एड हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएस इंडिया के साथ मिलकर सीपैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, अड़ंगे लगाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ कही हुई है। तो देखो, सीपैक हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए ओबोर के बारे में, वन बेल्ट वन रोड। ये इनिशिएटिव है चाइना का। ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है, जो चाइना ऐसा बोलता तो है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है ये अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ा रहा हो, मिलिट्री की पावर को एनहांस करने की कोशिश कर रहा हो थ्रू ओबोर। हालांकि ये कहता है कि चाइना कहता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। एक तो ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको इकोनॉमिक बेल्ट कहते हैं, और एक ये नीचे रेड वाला जो पार्ट है इसको आप मैरीटाइम रोड कह सकते हो। तो एक तो लैंड पोर्शन को कनेक्ट करेगा ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के, ठीक है। और साथ में मैरीटाइम रूट से भी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ये कह रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ सो दैट कनेक्टिविटी बढ़ पाए और ट्रेड को यहाँ पे बूस्टअप मिल पाए। तो ये आप रूट देख सकते हो दोनों का, ठीक है। उसमें अब यहाँ पे जो यहाँ से इस तरफ से भी निकलेगा ये जो रूट है, तो यहाँ पे बनेगा सीपैक। सीपैक क्या है? ये ओबोर का ही एक पार्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जिंजियांग प्रोविंस से शुरू होकर ग्वादर पोर्ट तक आएगा। तो यहाँ पे आएगा जिंजियांग प्रोविंस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ग्वादर पोर्ट। तो इसके बीच में इस तरह से कनेक्टिविटी होगी और ये निकलेगा पीओके से, ठीक है। तो पीओके से क्योंकि ये निकल रहा है तो ये एक अब कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि पीओके खुद एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप इस पे से एक सॉवरेन कंट्री के आप राइट्स को यहाँ पे वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया सपोर्ट नहीं करता वन बेल्ट वन रोड को और सीपैक को। तो अब ये कह रहा है पाकिस्तान की इंडिया की तरह यूएस को भी यहाँ पे प्रॉब्लम है सीपैक से। पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कई सारे डैम्स बनेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, रेलवेज, पाइपलाइन, ये कह रहा है चाइना। अभी तक ऐसा कह रहा है, अभी तक बना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना एक तरह से डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कंट्रीज़ को, सो दैट यहाँ पे इन कंट्रीज़ को यूज़ कर सके अपने फ़ायदे के लिए।
ठीक है, ऐसा श्रीलंका में चाइना कर चुका है। ठीक है, अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है भाई? इंडिया को एक प्रॉब्लम तो ये है कि पीओके से क्यों निकाल रहे हो तुम पाकिस्तान के पास इतनी टेरिटरी है, आप उसमें से निकालो, पीओके से क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं चाहते कि इंटरनेशनलाइजेशन हो जम्मू कश्मीर इशू का, क्योंकि फिर ये चीज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाती है और ये सही नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ ये कि चाइना की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। ये पॉलिसी में क्या करता है चाइना कि इंडिया है ये, और इंडिया की घेराबंदी करता है इस तरह से अपने मिलिट्री बेसिस को बढ़ा के, अपने इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन एरियाज में डेवलप करके। तो एक तरह से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहाँ यानी कि एक मोतियों की माला समझ सकते हो, तो उस तरह से एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को। ठीक है, यहाँ पे चाइना के साथ ये चाइना ने पाकिस्तान के साथ ग्वादर पोर्ट बना दिया है, यहाँ पे अजम्पशन आइलैंड के ऊपर भी इसकी नज़र है। ठीक है, सेशल्स मालदीव्स के यहाँ पे भी इसकी नज़र है, बांग्लादेश में कई सारे यहाँ पे ये पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया को यहाँ पे घेरने की कोशिश कर रहा है। उसी में एक ये एडिशन है पीओके वाला। ठीक है, कि पीओके से जो सीपैक निकल रही है उसमें ये एक एडिशन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ये मिलिट्री हेजिमनी को यहाँ पे अपनी एक्सपांड करने के लिए भी वन बेल्ट वन रोड बना सकता है। और इसके अलावा ये कि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है ही, हमारे एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे पाकिस्तान है, ये भी आपस में हमको घेर लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये एक इशू है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ये 7th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है चाइनीज़ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, फाइनेंस जो करती है चाइना उसमें इस्लामाबाद या पाकिस्तान जो है ये 7th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसको भी डेट ट्रैप में फंसाने की पूरी तैयारी है चाइना की। ठीक है, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। देन हम आज के एथिक्स टोस्ट की बात कर लें तो टॉलरेंस, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस बेसिकली क्या होती है कि आपको पता है कि अलग अलग डिफरिंग ओपिनियंस है, अलग अलग डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हो, ना सिर्फ आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, बल्कि आप उसको रिस्पेक्ट भी करते हो। इन डिफरेंसेस को आप रिस्पेक्ट भी करते हो, इसको कहते हैं टॉलरेंस। तो यहाँ पे एक वॉल्टेयर का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आई डू नॉट एग्री विथ वॉट यू हैव टू से बट आई डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तो ये एक वॉल्टेयर का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जिसमें वॉल्टेयर कहते हैं कि मैं एग्री तो नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं आपकी ये जो आपका डिफरेंट ओपिनियन है उसको रखने का, उसको प्रेजेंट करने का आपको पूरा मौका मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टॉलरेंस। तो इट इज़ रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ दोज हुज ओपिनियंस, प्रैक्टिसेस, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी आर डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। तो आपको पता है कि सामने वाले के ओपिनियंस, प्रैक्टिसेस, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी आपसे अलग है, लेकिन फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, इसको कहते हैं टॉलरेंस। तो एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस, इस तरह से आप समझ सकते हो टॉलरेंस को। ठीक है, रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस। और आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई है, जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है रिलीजन के बेसिस पे। आपने सुना होगा सैक्रिलेज का केस, आपने सुना होगा। ठीक है, जिसमें कि जो सिंघू बॉर्डर है उस पर एक आदमी को यहाँ पे काट दिया गया और उसकी जो बॉडी थी उसको टंगा दिया गया, इतनी बारबरिक उसको डेथ दी गई। ठीक है, कि वहाँ पे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि तालिबानी है कि ये नॉर्मल इंडियन सिटीजन है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जब इतना ज़्यादा इनटॉलरेंस डेवलप हो रहा है, तब ये टॉलरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब आप मुझे बताना कि आपकी पर्सनल लाइफ में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको लगता है कि आप में टॉलरेंस एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोगों को कल मैंने कहा था कि एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर एक वीडियो बनानी हो तो आप बताइएगा, और एक मॉनसून के ऊपर बनानी हो तो। मैंने कल चेक किया तो हमारे चैनल पे इन दोनों के रिगार्डिंग दोनों वीडियोस हैं, तो मैं इसकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, आप उस पर से इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जो लेक्चर है वो नीलम मैम ने लिया हुआ है, और मॉनसून से रिगार्डिंग जो लेक्चर है वो सुमन सर ने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन लेक्चर्स को देखिए, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।